हेलो एंड वेलकम टू विधि पाठशाला। चैप्टर नंबर 20 हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का, जो कि है पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था। ना कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रावधान अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इनिशियली जो है पंचायती राज सिस्टम को जो है डाला गया था आर्टिकल 40 के अंडर, दैट इज द डीपीएसपी बनाया गया था। ये था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स बाय द ग्राम पंचायत। देन बाद में संशोधन किया गया संविधान में, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पार्ट 9 में जो है आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो है हमने पंचायत से रिलेटेड जो है प्रावधान इंसर्ट किए गए। इसको डाला गया था 11th शेड्यूल में रखा गया। 29 एक नए सब्जेक्ट बनाए गए जिन पर जो है कानून बनाने का अधिकार हमने दे दिया था पंचायत को। इट गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया इसको जो है पंचायती राज सिस्टम को। और ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, जिसको हम नेशनल पंचायती राज दिवस के नाम से सेलिब्रेट भी करते हैं। ना इसकी एक बार हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करें 1957 में बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी एक। ये- और ये कमेटी बनाई गई थी एग्जामिन करने के लिए वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को। इसके बाद जो है 1977 में जो है अशोक मेहता कमेटी बनती है। इस कमेटी को बनाया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देखने के लिए कि भाई कैसा काम कर रहे हैं वो। फिर 1985 में बनाई गई GV के राव कमेटी। ये बनाई गई थी एग्जामिन करने के लिए प्रोग्राम्स जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए चल रहे हैं, ग्रामीण विकास के लिए जो कार्य चल रहे हैं, एंड गरीबी हटाओ के लिए, पावर्टी एलिवेशन के लिए। फिर इसी के बीच एक और इम्पोर्टेंट कमेटी आपको याद रखनी है जो कि बनी थी 1978 में, जिसको कहा गया था दंत वाला कमेटी। कई बार कमेटी और मैच द फॉलोइंग में दे देता है, तो ये ब्लॉक लेवल प्लानिंग के लिए बनी थी, ब्लॉक लेवल प्लानिंग को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। देन 1984 में एक कमेटी बनी जो थी हनुमंता राव कमेटी। हनुमंता राव कमेटी बनी थी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए। किस चीज के लिए? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए। ये सब आप लिख सकते हैं साथ साथ नोट्स। इसके अलावा नोट्स आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप डाउनलोड करके जो है इसमें जो है प्रिंट करा के भी इसको जो है लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1986 में अगर हम बात करें तो LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी जो है इसको बनाया गया था पंचायती राज जो सिस्टम है उसको रिवाइटलाइज करने के लिए, मतलब कि रिवाइटलाइज। अच्छा, ये वर्ड जो है रिवाइटलाइज बना है, री माने दोबारा, वाइटल माने जो है दोबारा जान फूकने के लिए, किसमें? PRI में। और कैसे? थ्रू द डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के थ्रू। नेक्स्ट 1988 में थुंगोन कमिटी। ये बनी थी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स के लिए।
देन राजस्थान पहला स्टेट बनता है इन कमिटीज के बाद, जो है जो 73rd अमेंडमेंट होता है 1992 में, और जो है संविधान का स्टेटस, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिस्टम को भारत में। और राजस्थान पहला जो है स्टेट बनता है, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट, वो राजस्थान था, याद रखना पीआरआई को। नाउ थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, इसको जो है अडॉप्ट किया गया ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया गया। यहाँ पर रखना कि याद रखना कि स्टेट विद दी पॉपुलेशन जिनकी 20 लाख से जो है अधिक है, वो जो है कम है, वो स्किप कर सकते हैं, जो पंचायती समिति है वो ना बनाकर सिर्फ 2 टायर सिस्टम भी वहां पर हम रख सकते हैं। माइलस्टोन्स की बात करें तो सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज दी 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में नेहरू जी के द्वारा पीआरआई की शुरुआत की गई थी। देन सेकंड स्टेट वाज द आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959 जो है यहाँ पर इसको जो है अडॉप्ट किया गया था। अब कमिटीज एक बार यहाँ भी नजर डाल लेते हैं। 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी 3 टायर पीआई के लिए। देन 1977 में अशोक मेहता कमेटी, ये बताती है हमें 2 टायर सिस्टम के लिए। 1985 में जीवी के राव कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए। 1986 में एलएम सिंघवी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग करती है। देन पी के थुंगोन कमेटी 1988 में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने के लिए, और फिर 1992 में जो है पीआरआई का गठन ही हो गया था। ना सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है पीआरआई की, जो है 73rd अमेंडमेंट जो लाया गया 1992 में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक्ट जो है ये एक प्रैक्टिकल शेप देता है आर्टिकल 40 को, जो कि डीपीएसपी था हमारा। ये ट्रांसफर करता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। अब जो लोकल लेवल से भी लोग जो है भाग लेना स्टार्ट कर देंगे ना। ये जो प्रोविजंस है इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है 73rd अमेंडमेंट के। एक तो हमारे कंपलसरी हैं, एक दूसरे वॉलेंट्री हैं ना। कंपलसरी में क्या होता है, अगर 73rd अमेंडमेंट की बात करें तो उसमें क्या क्या लिखा गया था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में 2 बातें लिखी गई, कुछ थे कंपलसरी प्रावधान जो आपको अडॉप्ट ही करने हैं, और एक थे आपकी इच्छा के अनुसार वॉलेंट्री। तो कंपलसरी में क्या थे, ग्राम सभा बनानी है भाई आपको, तो ग्राम सभा का आर्टिकल याद रखना 243 है। दूसरा पंचायत एट दी 3 लेवल 3 टायर सिस्टम, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो तीनों लेवल पर, मतलब कि विलेज, इंटरमीडिएट और द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ना चेयरपर्सन जो है होगा पंचायत का, चेयरपर्सन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन उसे इलेक्ट होगा इंटरमीडिएट और द इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कैसे होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। अगला कहा इसने, मेंबर्स जो होंगे विलेज लेवल पर, विलेज लेवल पर डायरेक्ट इलेक्शन होगा। मिनिमम एज इलेक्शन के लिए 21 साल रह गई, 21 साल रख दी कि 21 साल से ऊपर जो व्यक्ति है वो खड़ा हो सकता है। देन इसके अलावा रिजर्वेशन दिया गया एससी एसटी को, वुमेन 1/3 रिजर्वेशन, और तीनों लेवल पर, ऑल द 3 लेवल्स, कितना टेन्योर रखा गया, 5 साल का रखा गया, 5 ईयर का। और इस्टेब्लिश किया स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा। इसके अलावा कुछ वॉलेंट्री प्रावधान भी थे, जैसे कि एमपी एमएलए का रिप्रेजेंटेशन होगा अलग अलग लेवल पर, रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस भी कई कई स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया, कईयों ने नहीं करा। ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटी पीआरआई को, डिवोल्यूशन ऑफ द पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द 29 फंक्शन दे दिए, उन पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया। शेड्यूल नंबर 11 इंसर्ट किया उसके लिए। ग्रांटिंग दी फाइनेंशियल पावर्स पंचायत को,
इलेक्शन का मैनर ऑफ द चेयरपर्सन एट द विलेज लेवल, देन असाइनिंग दी पंचायत टू द कलेक्ट टैक्स कर सकती है, ड्यूटी लगा सकती है, मेकिंग ग्रांट इन एड फ्रॉम द CFS सेंट्रल फंड से, देन चेयरमैन रिप्रेजेंटेशन एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर एक वर्ड ग्राम सभा यूज किया। ये फाउंडेशन होती है ग्राम सभा किसी भी पंचायती राज सिस्टम की, और ग्राम सभा सिंबल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। विलेज असेंबली ऑफ, ग्राम सभा क्या होती है कि ये विलेज की असेंबली होती है, जितने भी रजिस्टर वोटर होते हैं किसी भी पंचायत में, वो मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा के फंक्शन जो है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 3 टायर सिस्टम हमने अभी पढ़ लिया। अब बात करते हैं रिजर्वेशन टेन्योर, 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, तीनों लेवल पर टेन्योर 5 साल का है। अगर अर्ली डिसॉल्व हो गई तो इलेक्शन बचे हुए समय के लिए होगा, और 6 महीने में कराने जो है मैंडेटरी होते हैं। ये बहुत अच्छा प्रावधान है, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन में भी इसकी बात रखी गई है। देन 11 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स दे दिए जिन पर कानून बनाने का अधिकार, जैसे कि एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, रोड, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, और इसी से जुड़े हुए और भी मैटर्स। अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की और 6th शेड्यूल की बात करते हैं। पंचायती राज को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कुछ राज्यों में, वो कौन कौन से, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम में। ये इन स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए 6th शेड्यूल अलोंग विद द पार्ट्स ऑफ द असम एंड त्रिपुरा, उनमें भी। नाउ एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट, आर्टिकल 243 पंचायती राज से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 एनफोर्स्ड इन 1993, 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए। कमिटी बलवंत राय मेहता कमेटी, वो जो पहली कमेटी थी फॉर द पंचायती राज सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान रखा गया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और द स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए इलेक्शन कराने के लिए। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसका वर्णन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। तो आर्टिकल कौन सा है, 243 के जो है वो रिलेटेड है स्टेट इलेक्शन कमीशन से। ना गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन के कमिश्नर को, अपॉइंट बाय गवर्नर। कंडीशन एंड सर्विस एंड टेन्योर वो भी गवर्नर ही बताता है। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी रिमूव्ड एज लाइक द जज ऑफ द हाई कोर्ट, नो सच प्रोटेक्शन वो इलेक्शन एग्जिस्ट एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। तो इनके इलेक्शन कमिश्नर के लिए वही प्रावधान नहीं है जो इलेक्शन कमिश्नर के लिए होते हैं, इनके लिए अलग से हैं। सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी वेरिड फॉर द डिसएडवांटेज, प्रोविजंस प्रोविजंस प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन वो डिटरमाइन करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। पावर फंक्शन फाइनेंस रिलेटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। 29 मैटर 11 शेड्यूल में आते हैं। Then preparation of the plan and the implementation of the plan for the economic development and social justice. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी एंडोन्ड ऑन दी पंचायत पर। इसी तरह फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि रिकमेंड करेगा और बताएगा कि पंचायत को कितना पैसा देना चाहिए। ना स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है 5 साल में, स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है 5 साल में। और कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर शैल अपॉइंट द कॉन्स्टिट्यूट आफ्टर एवरी 5 year। स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड किस मैनर में सिलेक्शन होगा। ऑर्गेनिक लिंक बिटवीन द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एंड द स्टेट फाइनेंस कमीशन।
सेंट्रल फाइनेंस कमीशन वो जो है रिकमेंड कर सकता है मेजर्स ऑगमेंट करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट और सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत इन द स्टेट। सो ये था अबाउट द पंचायती राज सिस्टम इन द इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा।